वेलकम क्लास। तो हम कल मूत्र निर्माण की क्रियाविधि के बारे में बात कर रहे थे और इसमें हमने सबसे पहला जो पार्ट है इसका वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या परा निस्पंदन के बारे में बात की थी। हमने ये देखा था कि किस तरह से ग्लोमेरुलस जो है वो फिल्ट्रेशन का कार्य जो है वो वहाँ पर होता है, ये बात हम वहाँ पर कर रहे थे। तो उसके पहले हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, उसके पहले कि ये जो क्रिया है ये नियंत्रण किस प्रकार से इसका होता है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो आंतरिक कारकों के द्वारा और एक दूसरा बाह्य कारकों के द्वारा। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स और इंट्रिंसिक कंट्रोल किस प्रकार से इसके होते हैं, इसकी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो पहली चीज़ है इसमें वो है रीनल ऑटो रेगुलेशन, यानी किडनी के द्वारा होने वाला स्वनियंत्रण। तो जो रेट ऑफ फिल्ट्रेट है, हमने बताया था आपको कल इसको कि दोनों किडनियाँ दोनों किडनियों के सारे नेफ्रॉन मिला करके पर डे 180 लीटर जो है वो आपका फिल्ट्रेशन जो है ये कर देती है। याद है ना आपको GFR जब हम बात कर रहे थे वहाँ पर इसके। ओके, तो रेट ऑफ फिल्ट्रेट प्रोडक्शन मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड विद रीअब्जॉर्प्शन रेट। तो कितना फिल्ट्रेशन हो रहा है और कितना रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है ये किडनी जस्टिफाई करती है, उसको पहचानती है और उसके अनुसार उसका नियंत्रण जो है वो करती है। दूसरा होता है एक मायोजेनिक मैकेनिज्म। तो जो ग्लोमेरुलस में जो आर्टीरियोल अंदर जा रहे हैं वहाँ पर जो सर्कुलर मसल्स होती हैं अराउंड द ग्लोमेरुलर आर्टीरियोल, ये प्रेशर चेंज करती है। अगर वैसो इंक्रीज करना है ब्लड प्रेशर का तो वैसो कॉन्ट्रैक्शन होगा, और अगर ब्लड प्रेशर को कम करना है तो वैसो डायलेशन होगा, यानी वो फैल जाती हैं जिससे कि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर जब कम हो जाएगा तो आपका फिल्ट्रेशन प्रेशर भी कम हो जाएगा और उसके कारण से फिल्ट्रेट की अमाउंट जो है वो कम हो जाएगा। ओके, एक है आपका ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म, या एक नाम जो है आपने सुना होगा इसके ऊपर जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपेटस जो है वो पाया जाता है। उसके अंदर एक सेल होती है जिसको कि हम मैकुला डेंसा सेल्स कहते हैं। ये क्या करती है कि जो फिल्ट्रेट जो आ रहा है उसके अंदर, उसमें जो सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है उसको ये पहचानती है, आइडेंटिफाई करती है, उसको सेंस करती है, और अगर लो कंसंट्रेशन है तो ये वैसो डायलेशन होता है और हाई कंसंट्रेशन है तो वैसो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हो जाता है। एक और सिस्टम होता है इसके अंदर जो कि बाद में कंट्रोल में उसकी और हम चर्चा करेंगे, वो है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। ये यहाँ लगे हाथ में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसका जो इफेक्ट है वो कहाँ पर होता है, ताकि आपको ये चीज़ यहाँ पर समझ में आ जाएगी। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या होता है कि रेनिन जो है ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स के द्वारा रिलीज किया जाता है, ये एंजियोटेंसिनोजन में कन्वर्ट होता है। मैं इसको वापस बाद में और डिटेल में बताऊंगा आपको, लेकिन आप इस मैकेनिज्म को अभी यहाँ पर समझ लीजिए। एंजियोटेंसिन फर्स्ट वो एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होता है, जो कि आपका ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, और ये एल्डोस्टेरोन का रिलीज जो है वो करवाता है। एल्डोस्टेरोन कौन सिक्रीट करता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो कि सोडियम आयन को और अधिक मात्रा में स्रावित जो है वो रीअब्जॉर्प्शन जो है वो करवाता है। अब कौन कौन से कारक हैं जो कि इस रेनिन को रिलीज करने में कारण होते हैं इसका? एक पहली चीज है रिड्यूस्ड स्ट्रेच ऑफ जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, दूसरा है स्टिमुलेशन बाय मैकुला डेंसा सेल्स जो हमने ऊपर बताया अभी यहाँ पर, और तीसरा कारण हो गया आपका यहाँ पर स्टिमुलेशन ऑफ जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स बाय सिंपेट्रिक्स। ये मैकेनिज्म क्या होते हैं इनके बारे में डिटेल से हम बाद में पढ़ेंगे कि किस तरह से यूरिन का अमाउंट जो है वो कंट्रोल जो है वो किया जाता है। एक होता है आपका एक्सट्रिंसिक कंट्रोल, या जिसको हमने यहाँ पर बताया था आपको कि ये सिंपैथेट्रिक्स की बात की थी हमने। तो सिंपैथेट्रिक्स जो कंट्रोल है वो कैसे होता है, ये इंक्रीज करवाता है रिलीज ऑफ रेनिन को। और एक और होता है एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, नाम आपने सुने हुए हैं। एपिनेफ्रिन क्या करता है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन को बढ़ाता है। तो इस तरह से ये कारक मिलकर के और ग्लोमेरुलस का जो फिल्ट्रेशन है उसको नियंत्रित करते हैं। अब ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपेटस एक्चुअली होता किस प्रकार का है, आप इसको देखिए यहाँ पर।
जक्स्टाग्लोमेरुलर एपेटस है क्या चीज़? ये रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम की हम बात करेंगे, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, मैंने आपको ये कहा था, लेकिन डायग्राम अभी बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पर। ए स्पेशलाइज स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड द ग्लोमेरुलर एफरेंट आर्टीरियोल, यानी इसके अंदर आपका डीसीटी और एफरेंट आर्टीरियोल जो है वो आती हैं, लोकेटेड नियर दी vascular pole of the glomerulus and its main function is to regulate blood pressure and the filtration rate of the glomerulus। ये आपका juxtaglomerular होता है, जिसमें हमने कहा था कि ये मैक्युला डेंसा सेल है, ये जो इस कलर से हमने यहाँ पर ये बनाई हुई है, जो कि रेनिन के सिक्रीशन का काम करेंगी। और ये यहाँ पर क्या करेगी, एफरेंट और ईफरेंट आर्टेरियोल है यहाँ पर ये, तो ये सेल्स कौन सी है, मायोसाइट्स, जो कि कहाँ है आपके, ये इसकी वॉल के ऊपर, इनके द्वारा ये इसको नियंत्रण करने का काम जो है वो करेंगी। इसमें एक और सेल्स होती है, वो है आपका ग्रेनुलर सेल्स, ये सेल है यहाँ पर ये, और फिर ये मैग्नीशियम एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल, ये जो हमने यहाँ पर इस तरह से बता रखी है, मैसेंजियम एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, ये मिला करके आपका जक्स्टाग्लोमेरुलर एपेटस जो है वो बनाती हैं, ये वाला। ठीक है, तो हम वापस अपने सब्जेक्ट पर आ जाते हैं। अभी यहाँ पर दूसरा पार्ट आ जाते हैं इसका, वो है आपका, ये तो हो जाता है फर्स्ट पार्ट आपका निष्पंदन का। दूसरा भाग है इसका सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमने इसको ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कहा है कि ये क्योंकि नलिकाओं के द्वारा हो रहा है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो प्राप्त हुआ है हमारे को, उसको हम इसी रूप में शरीर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि मैंने आपको ये कहा था कि जो 67,000 से कम जो मॉलिक्यूलर वेट के सब्सटेंस होंगे वो इस फिल्ट्रेट के अंदर आ जाते हैं, जो कि हमारे लिए उपयोगी होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है, फिल्ट्रेशन में बात जब हम वहाँ पर कर रहे थे, तो इन सब्सटेंसेस को हमें वापस लेना पड़ेगा। इसके अलावा एक और चीज़ होती है इसके अंदर, पानी, जो कि स्थल पर रहने वाले प्राणियों के लिए एक बहुत ही असेंशियल कमोडिटी है, बहुत एक आवश्यक वस्तु है, जिसको कि रिटेन इनको यहाँ पर करना पड़ेगा। ओके, तो रीअब्जॉर्प्शन को अगर हम देखें यहाँ पर, तो दो तीन चीज़ें जो है आपको यहाँ पर समझ लेनी चाहिए। पहली चीज़ कि फिल्ट्रेट क्या है। फिल्ट्रेट वो है जो कि बॉमन कैप्सूल के अंदर आ गया है ग्लोमेरुलस से निकल करके, इसके बारे में हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। दूसरी चीज़ यूरिन क्या होता है, जिसको कि शरीर से बाहर निकालना है। ठीक है, इसका मतलब फिल्ट्रेट और यूरिन में क्या अंतर आएगा कि यूरिन इज फिल्ट्रेट माइनस रीअब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस। कि यूरिन क्या है, उस फिल्ट्रेट में से हमने जिन चीज़ों का वापस अवशोषण कर लिया है उनको निकाल दीजिए, तो वो यूरिन आपका बनेगा। ओके, अब रूट क्या होगा इसका रीअब्जॉर्प्शन का, कि ये किस प्रकार से रीअब्जॉर्प्शन जो है वो होता है। इसके पहले एक चीज़ आप समझ लीजिए यहाँ पर कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का लगभग 99% भाग जो है वो वापस अवशोषित हो जाता है और शेष 1% ही मूत्र के रूप में बाहर जो है वो निकाला जाता है। तो हम बात कर रहे थे कि 180 लीटर एक आदर्श स्थिति है कि दोनों किडनी के सारे नेफ्रॉन मिला करके और पर डे आपका इतना ये 180 लीटर जो है वो फिल्ट्रेट जो है वो करते हैं। तो हम एक एवरेज मान लेते हैं कि 150 से 170 लीटर जो है वो जो फिल्ट्रेट बनता है, इसका 1% अगर हम निकालें तो ये लगभग 1 से 1.5 लीटर जो है वो 24 घंटे में मूत्र के रूप में शरीर से बाहर जो है वो निकाला जाता है। तो बाकी का जो भाग जो रीअब्जॉर्ब हुआ है, उसका रीअब्जॉर्प्शन किस प्रकार से हुआ है। तो ये जो क्रिया है ये मुख्यतः आपका प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से होती है। ठीक है, इसको अगर हम देखें यहाँ पर कि समीपस्थ कुंडलित नलिका पर उपस्थित उपकला कोशिकाओं पर माइक्रोविलाई जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। इस डायग्राम में हमने इसको बताने, मैकेनिज्म को बताने की कोशिश की है, लेकिन आप ये समझिए कि जब ये भाग जो है आपका फिल्ट्रेट होकर के, और ये आपका बॉमन कैप्सूल वाला भाग हो गया ये, और इसके बाद क्या आएगा आपका यहाँ पर जो डायग्राम मैंने बताया था आपको, वो था हमारा क्या चीज़ थी, वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये वाला भाग है। तो जब ये इससे होकर के गुजर रहा होता है, उस समय की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि उस समय पर इसकी जो इंटरनल लाइनिंग है, जो कि एपिथेलियल सेल से लाइंड जो हैं वो होती हैं, उनमें माइक्रोविलाई जो हैं वो पाए जाते हैं। अब माइक्रोविलाई होंगे तो क्या होगा
याद करिए आप, मैंने आपको जब डाइजेशन में एब्जॉर्प्शन की हम बात कर रहे थे तो हमने ये कहा था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें अंदर की जो लेयर होती है उसमें उपकला कोशिकाओं पर माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ने से अवशोषण की सतह जो है वो बढ़ जाती है। तो क्योंकि इस सब्सटेंस में से हमें कुछ उपयोगी पदार्थों को वापस यहाँ पर लेना है, इसलिए इसको हमारे को ज़रूरत होगी कि हम वहाँ पर उसका जो सरफेस एरिया है उसको बढ़ाएं। और ये सरफेस एरिया किस प्रकार से बढ़ेगा कि माइक्रोविलाई बन जाने से सतह जो है वो बढ़ जाती है। ओके, अब ये रीअब्जॉर्प्शन का जो पैसेज है वो रूट जो है वो किस तरह से होगा, ट्रांस एपिथेलियल प्रोसेस होता है ये, यानी कि ये एपिथेलियम से होकर के और ये आएगी। पहले आप इसको यहाँ पर समझ लीजिए इस तरह से, ये कैपिलरीज हैं जिनको हमने पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहा है, ठीक है। ये आपका क्या है, इंट्रालोबुलर आर्टरी है, यहाँ से एफ्रंट आर्टेरियोल इसके अंदर आता है, कैपिलरीज के अंदर डिवाइड होता है, ये कैपिलरीज वापस मिलकर के आपका ई फ्रंट आर्टेरियोल बनाती है, और जो कि नीचे जाकर के लूप ऑफ मेनले के चारों ओर आपका क्या बनाता है, ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो है उसका निर्माण ये वहाँ पर करता है। ये अब ये क्या आपका प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो यहाँ से जो सब्सटेंस जिनका कि एब्जॉर्प्शन करना है वो यहाँ पर आ जाता है इसके अंदर, और इस प्रोसेस में कुछ जो सब्सटेंस हैं वो वापस भी इसके अंदर निकलेंगे और एट लास्ट ये यूरिन बनेगा। अब इसका प्रोसेस जो है वो किस प्रकार से पूरा होता है इसको समझ लीजिए आप। यहाँ पर आपके इतना डिटेल में नहीं दे रखा है, लेकिन इसमें इन चीज़ों को समझिए आप यहाँ पर कि इन कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य के अनेक माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो पाए जाते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं इसके अंदर जो एपिथेलियल सेल्स हैं उसकी, और कभी कभी हमें इन सब्सटेंसेस को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो लेना पड़ेगा, और उस केस में आपको ऊर्जा जो है वो खर्च करनी पड़ेगी। ये भी एक चैप्टर हमारा पहले हम पढ़ चुके हैं उसमें कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है ये होता है, तो एटीपी के रूप में ऊर्जा जो है वो यहाँ पर खर्च होती है। अब पहले पैसेज समझ लीजिए आप इसका, इसके बाद मैं आपको सब्सटेंस की प्रकृति के आधार पर बताऊंगा कि ये किस प्रकार से होता है। तो जो ल्यूमिनर सरफेस है ट्यूब्यूल सेल की, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हुए आप इसको इस तरह से समझिए कि ये तो कैपिलरी है जो हम बात कर रहे हैं कि ये यहाँ पर है, और ये वाला जो भाग है आपका, ये पूरा बात कर रहे हैं हम कौन सा है, वो ट्यूब्यूल के अंदर जो कि एपिथेलियल लाइनिंग है उसकी, ठीक है। ओके, तो ये ल्यूमेन के अंदर है, ये यहाँ पर ये ट्यूब्यूल सेल्स हैं आपकी, और यहाँ से ये एब्जॉर्ब होकर के वापस कहाँ जाएगा, ब्लड के अंदर जाएगा, और वो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो है वो इसको ले जाएगी। तो यहाँ पर मुख्य रूप से 3 प्रकार से हम इनको ले जा सकते हैं। एक हो जाएगा आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो कि हमने यहाँ पर रेड इससे दिखा रखा है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक सब्सटेंस एक्स है ये, ठीक है, इसको आपको वापस अंदर लेना है। जैसे सोडियम पोटेशियम पंप की हम बात करते हैं, तो वहाँ पर आपको एटीपेज जो है ये खर्च हो रहा है, एटीपेज एंजाइम जो है वो खर्च करेगा, और ये 3 सोडियम को इसके अंदर डालेगा और 2 पोटेशियम जो है वो आपको ट्यूबुलर सेल के अंदर निकाल देगा, ठीक है। और इसी तरह से एक आपका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, जो सब्सटेंस जो कि कम मात्रा में यहाँ पर हैं वो अंदर की ओर लाए जाएंगे, और एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा जो कि डिफ्यूजन के कारण से, जैसे जब ये सोडियम की मात्रा यहाँ पर लगातार बढ़ती रहेगी तो ये सोडियम और पोटेशियम जो है वो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी के अंदर, क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन अगर कम हो गई तो ये पैसिवली इसके अंदर डिफ्यूज हो सकते हैं। ओके, कौन कौन से सब्सटेंस यहाँ पर अंदर की ओर आएंगे, शुगर और अमीनो एसिड्स, वाटर एंड आयंस रीअब्जॉर्ब डिपेंड ऑन हार्मोनल कंट्रोल। वाटर के लिए एडीएच हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि कितना पानी जो है वो यूरिन के अंदर जाना चाहिए। इसके बारे में भी हम बाद में चर्चा इसकी हम वहाँ पर करेंगे। तो जो एक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है उसमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लैक्टेट, विटामिन और आयंस ये मूव अक्रॉस ल्यूमिनर सरफेस बाय डिफ्यूजन, एक ये डिफ्यूजन के साथ में जा सकते हैं। दूसरा, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट अक्रॉस बेसोलेटरल मेम्ब्रेन को ट्रांसपोर्टेड विद सोडियम। सोडियम पोटेशियम पंप जब हमने पढ़ा था आपको, तब मैंने आपको ये बताया था कि ग्लूकोज का जो ट्रांसफ़र है वो को ट्रांसपोर्ट के फॉर्म में यहाँ पर इसके साथ में होता है, और एक तीसरा डिफ्यूजन होता है, जो मैंने आपको यहाँ पर बता रहा था कि ये इस प्रकार से यहाँ पर हो सकता है। अब ट्रांसपोर्ट जो है मैक्सिमम कब हो सकता है, जब कैरियर प्रोटीन्स जो हैं वो सेचुरेट हो जाती हैं
और कैन नॉट कैरी द सब्सटेंसेज अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये केस कब होगा आपका? डायबिटीज मेलिटस का होगा, जबकि आपका लोअर टीएम जो है वो हो जाता है और ग्लूकोज जो है वो लॉस्ट हो जाता है। तो आपका ग्लूकोज जो यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा जो है वो आपका होने लग जाएगी, यानी उसका ऑब्जॉर्प्शन जो है वो पूरी तरह से आपका नहीं होगा। जो पैसिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है उसके अंदर सोडियम जो है वो होता है, बाइकार्बोनेट और क्लोराइड और सोडियम। इसी तरह से वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कैपिलरी के द्वारा इसमें होता है। और एक होता है आपका नॉन रीअब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस। ये क्या होते हैं, इसको अगर आप समझेंगे थोड़ा सा, तो जो सब्सटेंस है उनको हम 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड जो है वो कर सकते हैं। इसको मैं आपको दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ कि इन सब्सटेंसेज को हम 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, एक लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस और एक ए थ्रेशोल्ड सब्सटेंस इनको कहा जाता है। मैंने कहीं पर इसको बनाया था, मैं आपको ये उसके अकॉर्डिंग बता देता हूँ यहाँ पर आपको कि सब्सटेंस जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। चलिए ये वो कहीं मिसप्लेस हो गया है। 3 प्रकार के सब्सटेंस जो हैं वो होते हैं, आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि एक होता है आपका उच्च देहली पदार्थ। उच्च देहली पदार्थ हम उन पदार्थों को कहते हैं जो पदार्थ शरीर के लिए बहुत अधिक आवश्यक होते हैं और उनको वापस लेना हमारे लिए ज़रूरी होता है। इसका मतलब उनकी पूरी मात्रा जो है वो वापस अवशोषित कर ली जाती है, 100% अवशोषण इनका हो जाता है। जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, विटामिन हो गया, या एसिटो एसिटेट आयंस जो हैं वो गए। एक होता है आपका लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, यानी ऐसे सब्सटेंस जो कि पूरी तरह से अवशोषित नहीं होते हैं और मूत्र में कुछ मात्रा के अंदर ये पाए जाते हैं। जैसे आपका यूरिया हो गया। तो अब आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि यूरिया तो हमें निकालना पड़ता है, फिर उसको वापस एब्जॉर्ब क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पर? तो कंप्लीट रिमूवल ऑफ यूरिया जो है वो एक साइकिल के अंदर नहीं होता है। कुछ यूरिया जो है वो वापस रीएब्जॉर्ब हो जाता है, उसको रीएब्जॉर्ब किया जाता है। क्यों किया जाता है इसके बारे में बात करेंगे हम वहाँ पर। और एक होता है ए थ्रेशोल्ड सब्सटेंस या अदेहली पदार्थ इनको कहा जाता है। ऐसे पदार्थ जिनका की अवशोषण बिल्कुल नहीं किया जाता है। तो आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से सब्सटेंस ऐसे होते होंगे जिनको की बिल्कुल अवशोषित नहीं होना चाहिए। नेचुरली ऐसे सब्सटेंस जो है वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है और हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो पूरी मात्रा में ये बाहर निकाल दिए जाते हैं, जैसे आपका हो जाएगा यूरिक एसिड। ठीक है, तो ज़्यादातर चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। और हम यहाँ पर बात करते हैं कि डिफरेंट रीजन्स में किस प्रकार से किन किन सब्सटेंसेस का अवशोषण जो है वो किया जाता है। कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन जो है इसके ऊपर पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल या पीसीटी की, जो कि ग्लोमेरुलस के जस्ट बाद में ये होता है। एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको इस डायग्राम को याद रखिए आप, ये वाला है ना, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है यहाँ तक। फिर ये आपका लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, काउंटर करंट मैकेनिज्म, प्रतिधारा गुणक सिद्धांत। वहाँ पर हम इसके बारे में और चर्चा वहाँ पर हम करेंगे। देखिए, तो वो जो पीसीटी जो है आपका, इससे लगभग सारा ग्लूकोज और अमीनो एसिड यहाँ पर अवशोषित कर लिए जाते हैं। हमने यहाँ पर इस डायग्राम में इसको बताया भी होगा। देखो यहाँ पर इसको पानी जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर बाहर आ गया है। ठीक है, और 75 to 80% वाटर और सोडियम आयन यहाँ से अंदर ले लिए जाते हैं और ज़्यादातर एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो आयनों का होता है वो इसी पार्ट के अंदर होता है। अब आ जाइए अब लूप ऑफ हेनले पर, जो कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को ज्वाइंट करता है थ्रू इट्स असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्स। तो इसकी जो डिसेंडिंग लिम्स होती हैं इसमें वाटर कैन रिटर्न, जबकि आपका जो असेंडिंग लिम्स है वाटर कैन बी रीएब्जॉर्ब। देखिए आप इस डायग्राम को एक बार वापस देख लीजिए, ये रहा आपका, ये यहाँ से पानी लगातार इससे बाहर निकल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये कंसंट्रेशन आप देखिए यहाँ पर लगातार इसकी कम होती जा रही है। यहाँ फिल्ट्रेशन जो है, फिल्ट्रेट जो है, इसकी हाईएस्ट कंसंट्रेशन जो है वो हो जाती है। इसको, इस डायग्राम को हम बाद में और चर्चा इसकी हम करेंगे। अब आ जाते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट में।
तो ये फाइनल जो पैसेज वे है, यहाँ पर एडीएच हार्मोन जो है वो परमेबिलिटी को नियंत्रित करता है। दूसरा हार्मोन होता है आपका एल्डोस्टेरोन, जो कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम मैंने आपको बताया था। एक बार वापस मैं आपको रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के ऊपर लाना चाहता हूँ कि इसको आप समझ लें कि ये किस तरह से होता है। ये तो आपका वो हो गया, ठीक है, मैकुला डेंसा सेल हो गई। जो एंजियोटेंसिनोजन है ये लीवर के द्वारा बनाया जाता है, फिर ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर कन्वर्ट होता है, जो कि सेकंड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए, ये एंजियोटेंसिनोजन सेकंड। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं इसको कि ये हमारे लिए यहाँ रोल जो है वो प्ले करता है। एल्डोस्टेरोन का सेक्रेशन होगा यहाँ से, और ये क्या करेगा, इसकी परमेबिलिटी को प्रभावित जो है वो करेगा, जिसके कारण से वाटर एंड साल्ट रिटेंशन, इफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम इंक्रीजेज एंड परफ्यूजन ऑफ द जक्स्टाग्लोमेरुलर एपेटस इंक्रीजेज। इसके बारे में हम बाद में और डिटेल में जब ये आएगा हमारे, तब वहाँ पर डिटेल में हम इसकी और बात कर लेंगे। ओके, तो यहाँ हम आ जाते हैं, हमारा एक और पार्ट जो है वो पूरा हो जाता है, और वो है आपका रीअब्जॉर्प्शन का। उसके बाद में हम ट्यूबुलर सेक्रीशन की चर्चा हम अगले भाग में करेंगे वहाँ पर, तो ज़्यादा बड़ा वो ये आपका नहीं होगा। थैंक यू।